हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यूपीपी री एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पर सॉल्व करते हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले 17 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, जो लोग मेरे जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस में ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जिससे कि क्या होगा कि आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाओगे, आप लोगों को एक रिमाइंडर मिलेगा, आप लोगों के पास बैकलॉग नहीं इकट्ठा होगा। इकट्ठा रिवीजन करने से क्या रहता है कि हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं जल्दी जल्दी में। तो अगर हम अपना काम समय पे कर लेते हैं तो हमें एक बार फिर मौका मिल जाता है कि अगर हमारा कोई सब्जेक्ट, कोई स्पेसिफिक एरिया कमज़ोर है तो हम उस पर ध्यान दे पाएँ। ठीक है। तो रिवीजन करने का जो बहुत ही बेहतरीन तरीका है वो है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना। पहले आप लोग क्या करिए कि टॉपिक वाइज रिवीजन करिए, अपने सब्जेक्ट्स को पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं हिस्ट्री, जिसमें कि हम लोग अर्ली मिडविल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हिस्ट्री के आपको 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है। और ज्योग्राफी के भी 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बाकी आज आपको बोनस भी मिल रहा है, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के मिलने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट में। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे सब्जेक्ट वाइज कि तीनों में आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा और ओवरऑल भी आप लोगों ने कितना स्कोर गेन किया ये भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, जिससे कि ये पता लगेगा कि हाँ, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। आप लोग खुद अपने आप को जज कर पाओगे कि आप लोगों को कहाँ पर अभी मेहनत करने की ज़रूरत है और कौन सा एरिया आपका बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का होने वाला है। ये प्री मिडविल के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी या राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी? तो दंतेदुर्ग जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दंतेदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो दक्षिण भारत में अपनी नौसैनिक शक्ति का लोहा जिसने मनवाया था उस राज्य वंश का नाम था चोल वंश। ठीक है। चोल वंश के जो नौसैनिक शक्ति थी, कहने का मतलब ये है, इनकी जो सेना थी थल सेना के साथ साथ जल सेना में भी इन्होंने अपनी मजबूत पकड़ कर रखी थी, क्योंकि इन्हें बंदरगाह और समुद्र जो एरिया है ये दक्षिण भारत में इनको मिल रहा था बहुत अच्छे तरीके से। इन्होंने नौसैनिक शक्ति को भी बहुत मजबूत कर रखा था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया है। तो हमें बताना था कि कौन से जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना? तो राजा सूरजमल जो थे, इनके नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और सूरजमल जो है, इनका जन्म हुआ था 1707 में भरतपुर में। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे। और ये किसके पुत्र थे? बदन सिंह के पुत्र थे, राजा बदन सिंह के पुत्र थे। उन्होंने भारत को एक राष्ट्र माना और राष्ट्र के एकीकरण के लिए बहुत संघर्ष भी किया था। ठीक है। और जो राजा सूरजमल थे, इन्होंने ही भरतपुर शहर जो है बसाया था। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और पानीपत का जो 3rd युद्ध हुआ था, उनमें भी, इस युद्ध में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर शासक और राज्य दे रखे हैं कि जो जो महत्वपूर्ण शासक हुए जाट शासक। तो राजा राम है एक, ये राजा थे रायगढ़ के और महाराष्ट्र में रायगढ़ पड़ रहा था। रणधीर सिंह ये कपूरथला पंजाब के राजा थे और बदन सिंह भरतपुर राजस्थान के राजा थे। ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि लगभग 100 वर्षों तक चला, उसमें अंतोगत्वा किसे सफलता मिली? कहने का मतलब है कि अंत में कौन सा राजवंश जो है अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाया? तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, त्रिपक्षीय जो संघर्ष चल रहा था कन्नौज को लेकर, उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश ने अपनी प्रभुत्ता स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं, ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर।
8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए भारत के 3 प्रमुख राजवंश अर्थात पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनके बीच संघर्ष हो रहा था। पाल जो है भारत के पूर्वी हिस्सों पर शासन करते थे, जबकि प्रतिहार पश्चिमी हिस्सों पर शासन करते थे। अवंती और जालौर क्षेत्र था इसमें। राष्ट्रकूटों ने भारत के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। इन तीनों राजवंशों के बीच में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में एक संघर्ष देखा जाता है भारतीय इतिहास में। ये जो संघर्ष है लगभग 200 वर्षों तक जारी रहा और अंततः परिणाम ये निकला कि गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के पक्ष में ये समाप्त हुआ और कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो जो प्रतिहार वंश है उस पर उसका साम्राज्य बना कन्नौज। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को पॉज करके इन फैक्ट्स को पढ़ेंगे आप लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने। चोल वंश अभी जिसका हमने देखा था, जिसकी की नौसैनिक शक्ति बहुत ही ज़्यादा फेमस थी और प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो देखिए, एक राजपूत वंश था तोमर राजवंश। तोमर राजवंश के जो अंतिम राजा थे वे पृथ्वीराज कपूर चौहान जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। ठीक है, ये चौहान वंश के राजा थे जिनका कि मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध हुआ था। ये उन्हीं की बात हो रही है। इनके नाना जो थे वे दिल्ली के अंतिम शासक बने और दिल्ली की जो स्थापना है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तोमर वंश के राजा ने की थी। ठीक है, तो तोमर राजवंश के द्वारा दिल्ली शहर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिल्ली शहर की स्थापना किस प्रकार से हुई उसके ये कुछ फैक्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं मैंने। 11वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की और 1164 में चौहान साम्राज्य के भीतर दिल्ली को शामिल किया गया। हालांकि दिल्ली बाद में निर्णायक रूप से चौहान साम्राज्य का हिस्सा बन गया, लेकिन सिक्कावाद और तुलनात्मक रूप से साहित्यिक पक्ष ये इंगित करता है कि अनंग पाल और मदन पाल जैसे तोमर राजाओं ने सामंतों के रूप में इस पर शासन जारी रखा। ठीक है, और मुस्लिम जो शासक हैं उन्होंने अंतिम विजय कब की? 1192 में मोहम्मद गौरी के द्वारा, जब जो है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने युद्ध में परास्त किया था, दूसरे युद्ध में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। चोल शिलालेख के अनुसार धार्मिक संस्थानों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो चोल जो शिलालेख हैं उनमें धार्मिक संस्थान जो हैं उनको दी गई भूमि को देवदान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है की गई थी, ये पाल वंश के राजा थे धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत में राजपूताना राज्यों के पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन यहाँ पर दे रखे हैं। इनका पतन क्यों हुआ वो हमें कारण बताने हैं। ठीक है, तो इसकी एक पुरानी सैन्य व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही बात है। राजपूताना राज्यों में पुरानी सैन्य व्यवस्था थी, नई प्रणालियों पर उन्होंने काम नहीं किया, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है राज्यों में जाति व्यवस्था लचीली थी। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता और ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा। क्योंकि राज्यों में जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी और उस समय जाति पात पे लोग फंसे हुए थे। ठीक है, और जो राजपूत थे वे आपस में मिलकर नहीं चल रहे थे, आपस में ही लड़ाई झगड़ों में फंसे थे। इसी कारण उनके राज्य में जो है शत्रु आसानी से अपना जो है सेंध मार रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया? खजुराहो के मंदिर कहाँ पर देखने को मिलेंगे? आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। और खजुराहो का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था 1191 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की हुई थी। ठीक है, ये
कुछ फैक्ट्स हैं ये दे रखे हैं मैंने, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रासो राजपूत की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? तो पृथ्वीराज रासो में ऐसा बताया गया है कि जो राजपूत हैं, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? ये चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये वही चंद्रबरदाई हैं जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? तो 1567 का अभियान जब अकबर ने किया था उस समय मेवाड़ की जो राजगद्दी थी वो राणा उदय सिंह के अधीन थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राणा उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ा था? तो जब खानवा का युद्ध हुआ था, और खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी, और उसमें जो सूर्यमल है ये राणा सांगा के पक्ष में नहीं लड़े थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? तो दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी तोमर राजपूतों के अधीन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम ऊपर भी देख चुके हैं, जिसमें कि हमने बताया था दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तोमर राजपूतों ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं। पृथ्वीराज चौहान 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में गजनी के मोहम्मद के हाथों हार गए थे, ये बिल्कुल सही बात है। और पृथ्वीराज और संयुक्ता के प्रेम और राजकुमारी का अंतिम अपहरण उनकी स्वीकृति के साथ हेमचंद के महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में अमर हो गया। तो ये वाला कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पृथ्वीराज रासो है ये हेमचंद ने नहीं लिखा है, ये चंद्रवरदाई ने लिखा है। ठीक है, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ फैक्ट हैं, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। वैसे हम लोग ये सारी चीज़ें ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए ये देखिए सारे फैक्ट दे रखे हैं, ये आप लोग देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब चलेंगे हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया था? तो पिछोला झील का निर्माण जो है महाराणा लाखा के शासनकाल में करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, महाराणा लाखा। ठीक है, पिछोला झील कहाँ पर पड़ेगी? पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर शहर में पड़ती है। ठीक है, और उदयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ये महाराणा लाखा के द्वारा हुई थी। और ये जो पिछोला झील है ये एक कृत्रिम झील है, जो कि मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें इसी झील में आप लोगों को झील के अंदर यहाँ पे 2 द्वीप हैं, एक जग निवास, दूसरा जग मंदिर। ठीक है, ये झील के भीतर ही स्थित हैं, और झील के जो दृश्य हैं वो कई जो महल बना हुआ है, महलों के साथ ही ये विकसित किए गए हैं। ठीक है, पिछोला झील का निर्माण कब हुआ था? 1362 में हुआ था। ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। और ये कुछ फैक्ट हैं, ये आप लोग रीड कर सकते हो। वैसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रतिभागियों के कब्जे में होना चाहता था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश जो है उसने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। कौन से शहर पर? कन्नौज पर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कन्नौज के राजा जो गढ़वाल वंश से संबंधित थे वह अंतिम राजपुताना थे, और चंदावर की लड़ाई में मोहम्मद गौरी के द्वारा पराजित हो गए थे। तो गढ़वाल वंश से संबंधित कौन था? जयचंद संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुई थी, जिसमें जयचंद की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। जयदेव निम्नलिखित में से किस शासक के महान दरबारी कवि थे? तो जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के शासनकाल में इनके दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लक्ष्मण सेन का शासनकाल कब तक रहा है? ये सेन वंश के राजा थे जो कि बंगाल पर शासन करते थे 1179 से 1206 तक। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण के साथ ही इनका शासन समाप्त हो गया था। साहित्य में इनकी गहरी रुचि थी और इन्होंने कई संस्कृत कविताओं की रचना की थी। इन्होंने अद्भुत सागर को पूरा किया, और इनके पिता जो थे बल्लाल सेन, इनके द्वारा ही लिखा गया था अद्भुत सागर, और इसकी जो पूरा किया गया था किसके द्वारा किया गया था? ये इनके पुत्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम
ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 20 में से आप लोगों का स्कोर कितना रहा। अब आगे करते हैं हम लोग ज्योग्राफी। किस देश में सर्वाधिक समय क्षेत्र है, मतलब ऐसा कौन सा देश है, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें टाइम जोन सबसे ज़्यादा टाइम जोन लगते हैं। तो जो फ्रांस है यहाँ पर सर्वाधिक समय क्षेत्र है, टाइम जोन है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो समुद्र पार क्षेत्रों में जो फ्रांस है, फ्रांस में कुल 12 टाइम जोन है, सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, और आप लोगों को एक चीज़ और फैक्ट मैंने रखा है, हाँ ऊपर जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं तो उस हिसाब से रूस में 11 टाइम जोन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी आपको 11 मिलेंगे, अंटार्कटिका में आपको 9 टाइम जोन मिलेंगे और ऑस्ट्रेलिया में भी 9 टाइम जोन मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 180 डिग्री देशांतर को किस रूप में जाना जाता है। तो 180 डिग्री देशांतर जो है, देशांतर रेखाएं, ये जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, तो कुछ इस प्रकार से होती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, जो खड़ी रेखाएं होती हैं ग्लोब में इनको देशांतर कहते हैं, और जो लेटी हुई रेखाएं हैं इनको अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के रूप में जाना जाता है या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये उससे जुड़े हुए फैक्ट हैं, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और जो 1884 में इसकी स्थापना की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय अक्षांश रेखा की या तिथि रेखा की, यह मध्य प्रशांत महासागर से होकर के निकलती है, ये बात भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, भूमध्य और मकर तीनों रेखा गुजरती हैं। तो अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो ऐसा कौन सा महाद्वीप है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जिससे होकर के ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे कि प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, कौन से देश से होकर के नहीं गुजरती है। तो ये जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं, अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजीरिया और स्पेन, उसमें से इन तीनों में से प्रधान मध्याह्न रेखा जो है होकर के गुजरती है, केवल नाइजीरिया से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो प्राइम मेरिडियन है ये कुल कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है, और प्राइम मेरिडियन किसको कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन 8 देशों से, 3 महाद्वीपों से और 6 जल निकायों से होकर के गुजरता है। तो जो देश हैं उनकी ये लिस्ट मैंने यहाँ पर लगा रखी है आप लोगों के लिए। तो पहला हो जाएगा यूके, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्पेन, फिर अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और नेक्स्ट है टोगो। ठीक है, इतने देशों से होकर के गुजरती है प्राइम मेरिडियन, नाइजीरिया से नहीं गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है। तो अभी ऊपर मैंने बताया था, ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं इनको देशांतर कहते हैं, और ये जो पड़ी रेखाएं होती हैं इनको अक्षांश कहते हैं। ठीक, तो अक्षांश रेखाएं जो हैं उसमें से 0 डिग्री जो होती है ये भूमध्य रेखा कहलाती है। ये पृथ्वी को 2 बराबर बराबर गोलार्धों में विभाजित करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में से होकर के नहीं गुजरती है। तो अगर आप लोगों को याद हो, हमने इससे पहले के जो सेट पेपर किए हैं उनमें से एक में हमने डिस्कस किया है इस ट्रिक को कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर हम वो याद कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी। एक आपका मित्र है राम, और आपका मित्र आया, उसके पास एक गमछा था और उसने कहा मित्र पर ये गमछा झाड़। तो मित्र पर गमछा झाड़, ये जो है एक ट्रिक है याद रखने की कि जिन जिन राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। मी से आपका ये जो मित्र है यहाँ से मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, ता से त्रिपुरा हो जाएगा, पर यहाँ पे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गा से यहाँ पर आप लोगों को ये गुजरात हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, और यहाँ से छत्तीसगढ़ और ये झारखंड। ठीक है, तो देखिए आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, झारखंड, मिजोरम और राजस्थान। तो ओडिशा से होकर के नहीं गुजरती है, ये वाली ट्रिक याद कर लीजिए।
इन राज्यों को छोड़कर मित्र पर गमछा झाड़ जो भी राज्य आते हैं उनसे होकर के आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देशांतर की संख्या कितनी है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था ऊपर जो खड़ी लाइन्स होती हैं इन्हें देशांतर कहा जाता है, और ये जो बड़ी रेखाएं होती हैं इन्हें अक्षांश रेखा, बीच वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में 4 डिग्री जो है इसकी डिस्टेंस होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, देखिए अगर हम पृथ्वी का जो गोलार्ध है, पृथ्वी को एक तरफ से देखें तो 180 देशांतर रेखाएं दिखती हैं। तो 180 देशांतर रेखाएं एक तरफ हैं, ठीक इतनी ही दूसरी तरफ भी हो जाएंगी, तो देशांतर रेखाओं की संख्या हो जाएगी 360। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप लोग जो फैक्ट हैं ये आप लोग फैक्ट वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। सारे फैक्ट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है, और ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। चलो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, ग्रीनविच मीन टाइम GMT से। तो भारतीय मानक समय जो है 5.5 घंटा GMT से आगे है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप सभी जानते हो इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समानांतर रेखा है। तो अभी मैंने बताया था ये वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा हो जाती है। ये ही सबसे लंबी रेखा होती है, क्योंकि आपको पता है जो हमारी पृथ्वी है ये जियोइड टाइप की है। जियोइड को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो कीनू होता है ना, संतरा और कीनू 2 फल होते हैं। कीनू जो होता है जो ज़्यादा ऑरेंज कलर का, खूब ऑरेंज, डार्क ऑरेंज होता है, और जो कीनू की शेप होती है वैसी हमारी पृथ्वी की शेप भी है, जियोइड प्रकार की, ठीक है। बीच में गोल है और जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, ये चपटा हुआ है, मतलब ध्रुवों पे थोड़ा सा चपटा हुआ है। और अगर आप कीनू को देखो तो कीनू को जब आप बीच से काटोगे, बिल्कुल बीचों बीच से, मान लो उसके 2 भाग कर दो चाकू से काटकर, तो जो बीच वाला हिस्सा आपको दिखेगा ये सबसे चौड़ा दिखेगा, इसका व्यास आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर नापोगे स्केल से तो व्यास सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर जियोइड को बीचों बीच से काटा जाए तो जो व्यास है वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। दैट मीन्स ऐसी कोई रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है वो उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि नीचे की तरफ जब ये पृथ्वी ऐसे और रेखाएं जब आप खींचोगे तो क्या होगा, इनकी लंबाई कम होती जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस यामोत्तर या देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट को भारत का मानक यामोत्तर कहा जाता है। ये कहाँ से गुजरता है, इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पृथ्वी के कोर की सबसे आंतरिक परत किससे बनी है। तो पृथ्वी के कोर की जो सबसे आंतरिक परत है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का एक हिस्सा निकाला, ठीक है, अब 3 हिस्से हो गए, कोर, मेंटल और क्रस्ट। ये ऊपरी हिस्सा क्रस्ट होता है, ठीक है, क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया बीच वाला, और इसको कोर बोलते हैं, ठीक है, कोर या कोड। तो क्रोड जो है निकिल और आयरन से मिलकर के बना होता है, इसे शॉर्ट में नीफे भी कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नदी द्वारा लाए गए अवसादों से के निक्षेपण से बना होता है। तो जो डेल्टा है नदी द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डेल्टा कहाँ पर बनता है, जब देखो आप लोगों ने ध्यान दिया हो अगर, तो दक्षिण भारत की नदियाँ जो है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं, इस तरफ यहाँ पर जो भी नदियाँ आकर के गिरती हैं ये डेल्टा बनाती हैं। लंबी दूरी की नदियाँ जो कि पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही होती हैं और अपने साथ गाद लाती हैं, बहुत सारे निक्षेप लाती हैं, वे डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं। इधर कावेरी और गोदावरी भी बनाती हैं दक्षिण भारत में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यदि बनावट की बात करें तो बनावट के आधार पर डेल्टा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा और तीसरा हो जाएगा आपका अग्रवर्धी डेल्टा, ठीक है। तो ये आप लोग, चापाकार डेल्टा मिसिसिपी नदी के द्वारा बनाया जाता है अमेरिका में, और पंजाकार डेल्टा, सॉरी यहाँ पे पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी नदी के द्वारा बनाया जाता है। ये पक्षी का जो पंजा होता है उसके शेप का होता है, ठीक है।
कुछ इस तरीके से समझिएगा, ये कुछ ऐसे रहता है, मान लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। ये पंजा का डेल्टा हो गया। अग्रवर्ती डेल्टा भी डेल्टा का एक उदाहरण है, ये आप देख सकते हो, इसके फैक्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं। ये इटली में टाइबर नदी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सतही तरंगें हैं? तो जो एल टाइप की तरंगें होती हैं जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है, इन्हें लव वेव्स भी कहते हैं, ये सतही तरंगें होती हैं और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक तरंगें होती हैं। पृथ्वी पर जो भी कुछ नुकसान होता है इन्हीं तरंगों के कारण होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके ये फैक्ट मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, ये आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए सारी चीज़ें दे रखी हैं। एल तरंगे, जो इसका महत्वपूर्ण कथन है वो यहाँ पर है, जब ये पृथ्वी की सतह के साथ साथ यात्रा करती हैं तो क्षैतिज कतरन का कारण बनती है। क्षैतिज कतरन मतलब ये कुछ इस तरीके से चलती है जिगजैग फॉर्म में, ठीक है। पूर्णतः क्षैतिज गतियां उत्पन्न करती हैं। एल तरंगे सभी भूकंप तरंगों में सबसे धीमी होती हैं, इसलिए भूकंप लेखी के द्वारा मतलब जो भूकंप मापी होती है उस पर सबसे लास्ट में रिकॉर्ड होती हैं और यही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो समुद्र नितल प्रसरण जो है, समुद्री नितल प्रसरण, ये जो टर्म है ये महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित नहीं है। समुद्री नितल प्रसरण जो है संबंधित है जो समुद्र का तल है, समुद्र की जो बेस है उसके तल में जो बढ़ोतरी होती है उससे जुड़ा हुआ है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टिल, हिमोड़, गोलाश्मी मृदा जैसे निक्षेपी भूदृश्य किस कारण से बनते हैं? तो ये हिमनद जो होते हैं, हिम नदियों की गतिविधियों से बनते हैं। हिमोड़ जिसमें से बहुत फेमस है, ये कई एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक क्रिया का परिणाम है और विलयन का अपक्षय का कारण बनती है? तो देखिए अपवर्णन, खंडन और दानेदान विखंडन, ये सारी भौतिक क्रियाएं हैं। इनमें से किसी में भी कोई केमिकल रिएक्शन किसी में नहीं होते, लेकिन जो कार्बोनेशन है ये केमिकल रिएक्शन है। किस तरीके से है इसको देखते हैं हम। देखिए कार्बोनेशन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और कार्बोनिक अम्ल देने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रियाओं को संदर्भित करता है। कार्बोनेशन क्या है? ये एक अपक्षय की प्रक्रिया है। होता क्या है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड विलयन अपक्षय की ओर हो जाता है, चला जाता है। जैसे ही बारिश होती है ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी सी मात्रा को घोल लेता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कि एक कमजोर अम्ल है, जो कुछ खनिजों में जैसे कि चूना पत्थर की जो चट्टानें होती हैं उनको भंग कर सकता है। भंग करने का मतलब क्या है? उनको तोड़ सकता है। एक स्थलाकृति आप लोगों ने पढ़ी होगी, कास्ट स्थलाकृति के गठन के लिए जिम्मेदार होता है। जो कार्बोनेट की बनी हुई चट्टानें होती हैं, कार्बोनिक एसिड क्या करता है, यहाँ बन जाती हैं, ठीक है। इन्हें ही कास्ट कहा जाता है, ठीक है। कास्ट घोल रंध्र भी कहे जाते हैं। समुद्र के किनारे बड़े बड़े इस तरीके के गड्ढे हो जाते हैं, इन्हें घोल रंध्र भी कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। जापान 4 अलग अलग विवर्तनिकी प्लेटों की सीमा के करीब स्थित है। इन चारों में निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है, हमें बताना है। तो उत्तरी अमेरिका और फिलीपीन की जो प्लेटें हैं ये जापान से जुड़ी हुई हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे जापान प्लेट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी इन शैलों पर रहे होंगे उनके जीवाश्म पाए जा सकते हैं? तो हमें सभी को पता है कि अवसादी शैल जो होते हैं ये सूक्ष्म जीवाणुओं या फिर पेड़ पौधों इनके अवसादों से बने हुए होते हैं। इन्हीं के जीवाश्म अवसादी शैलों में पाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कॉल्डेरा एक शब्द है जो निम्नलिखित विकल्पों में से किससे संबंधित है, हमें बताना है। तो कॉल्डेरा ज्वालामुखी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कॉल्डेरा एक्चुअली होता क्या है? कॉल्डेरा शब्द ज्वालामुखी से जुड़ा हुआ है। ज्वालामुखी के शिखर पर एक बड़ा कॉल्डेरा आमतौर पर गोलाकार अवसाद होता है। ये तब बनता है जब ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हो जाता है और मुंह ढहने की ओर चला जाता है। देखिए ज्वालामुखी कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए ये कोई पहाड़ है और ज्वालामुखी फट गया तो ऊपर वाला हिस्सा ये जो है ये
कट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, जो ये हिस्सा रह जाता है, यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ फ्रेश, इसको कॉल्डेरा कहते हैं। ठीक है, इसको कॉल्डेरा कहते हैं। और ये कब होता है? जब विस्फोट के दौरान मैग्मा कक्ष खाली हो जाता है, ज्वालामुखी का वजन का समर्थन नहीं करता है, जिससे ज्वालामुखी का शीर्ष अंदर की ओर गिर जाता है। ठीक, कॉल्डेरा 10 किलोमीटर व्यास तक का हो सकता है और उसमें पानी भर जाता है, अक्सर इसमें पानी भर जाता है और झील बन जाती है। ठीक है, इसे ही कॉल्डेरा झील भी कहा जाता है, कहते हैं। और क्या होता है, ज्वालामुखी से जो चीज़ निकलती है उसको क्या कहते हैं हम? लावा कहते हैं। जब वो पृथ्वी पर आकर के ठंडा हो जाता है उसे मैग्मा कहते हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तब पवन इसे बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती है। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्रों में निक्षेपित हो जाती है तो इस प्रकार से एक आकृति बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इस तरीके से बनी हुई आकृति को हम लोग लोएस कहते हैं। ठीक है, लोएस होता क्या है कि ये सारी आकृतियां ज़्यादातर रेगिस्तानों में, मरुस्थल्स में देखने को मिलती हैं। कैसे? जो जब हवाएं चलती हैं बहुत ही तेज़ी के साथ, तो जो रेत होती है हवा के साथ उड़ती हुई जाती है दूर दूर तक और जाकर के एक जगह कहीं पर निक्षेपित हो जाती है। ठीक है, ऐसे, या फिर कुछ इस शेप में। ठीक है, बरखान, लोएस, इस तरीके की आकृतियां आप लोगों ने सुनी होंगी। तो इस तरीके की आकृतियां हवा के द्वारा बनती हैं, रेत से। तो जो ये क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो रहा है लोएस। ठीक है, याद रखिएगा। स्टैग, ये भी एक तरीके की स्थलाकृति है। हिमोड हमने देखा था, ऊपर पढ़ा भी था क्वेश्चन, हिमोड हिम नदियों के द्वारा बन रहे थे। छत्रक, छत्रक क्या होता है? छत्रक भी एक तरीके की स्थलाकृति होती है। होता क्या है कि जहाँ पर चट्टानें होती हैं, मान लीजिए ये खड़ी चट्टानें हैं, बहुत सारी खड़ी चट्टानें हैं, चौड़ी चौड़ी। ठीक है, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये चट्टान है कुछ इस तरह से। ठीक, और यहाँ पर हवा बड़ी तेजी से चलती होती है, तो हवा के प्रभाव से क्या होता है, ये चट्टानें ऊपर से कट जाती हैं। ठीक, ये यहाँ से इनमें निक्षेपण होता, ये चट्टान ऊपर से भी तो रहेगी ना पैक, ये कटती जाती है कटती जाती है, इसका ये हिस्सा कट जाता है मान लीजिए, और इधर वाला हिस्सा कट गया। ठीक, तो अभी जब मैंने इसको चौड़ा ड्रॉ किया है तो कुछ उस तरीके से दिख रही थी। मशरूम के आकार की हो जाती हैं चट्टानें, इन्हें ही छत्रक शिलाएं कहते हैं। ठीक है, कभी इसको हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे आगे क्लास में, तब देखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अभी आप लोगों के ये ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन हो गए। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि 20 में से आप लोगों का स्कोर कितना रहा। अब आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कंप्यूटर में सी भाषा, सी जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ये क्या है? तो जो सी लैंग्वेज है ये 3rd जनरेशन की एक उच्च स्तरीय भाषा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। फोर्ट्रॉन पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोसेसिंग भाषा किसने बनाई थी? तो फोर्ट्रॉन एक तरीके की कंप्यूटर प्रोसेसिंग लैंग्वेज थी। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? जॉन बैकस के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में अधिकतर समय किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर के रूप में कार्य करते हैं? तो देखिए, क्लाइंट सर्वर सिस्टम वो होता है कि जब मान लीजिए कोई कंपनी है, वो बिजनेस आउटसोर्स करती है। जैसे बीपीओ के बारे में सुना होगा, बीपीओ ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स करते हैं। तो मान लेते हैं जैसे कि कोई क्लाइंट है अमेरिका का है। ठीक है, इनका क्लाइंट अमेरिका का है। मान लीजिए अमेरिका की किसी कंपनी ने इनको क्या किया, अपना सर्वर दे दिया और इनसे कहा कि आप हमारे सर्वर पे हमारा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स करो। ठीक है, तो इस सर्वर का मतलब ये हो गया जो भी डेटा होगा वो इनके सर्वर का यूज़ होगा। ठीक, तो इसमें जब कंप्यूटर जुड़े होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तो इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंप्यूटर की किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? तो जो 2nd जनरेशन थी उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। पहली में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए गए थे, दूसरी में ट्रांजिस्टर हो गया, तीसरी में आईसी यूज़ किए गए और चौथी में मदरबोर्ड यूज़ किए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 1965 से 75 का युग क्या था? तो ये 3rd जनरेशन के कंप्यूटर का युग था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एल्गोल का पूरा नाम क्या है? तो एल्गोल का पूरा नाम हो जाएगा एल्गोरिथमिक यूनिट। ठीक है, ये यहाँ पे हिंदी में लिखा है इसलिए ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। वैसे इसकी मैं स्पेलिंग यहाँ पे लिख देती हूँ, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज एल्गोल की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे।
क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से प्रसंग में होता है, मतलब क्यूबिट जो है कब यूज़ किया जाता है। ये चारों जो ऑप्शंस दे रखे हैं, तो कंप्यूटिंग में क्यूबिट यूज़ होता है। क्यूबिट बेसिकली हमें स्पीड बताता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और वो भी किसमें, जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। ठीक है, क्वांटम संगणक अर्थात कहने का मतलब है क्वांटम कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल की द्वितीय पीढ़ी मतलब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा चतुर्थ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किसका उपयोग करके किया गया था, तो अभी मैंने ऊपर बताया था। फर्स्ट में क्या यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था। सेकेंड में ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। थर्ड में आईसी यूज़ किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आए उसमें क्या यूज़ किया गया, माइक्रो प्रोसेसर या मदरबोर्ड। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है, तो यूनिवैक जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से जुड़े हुए। अभी आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि 10 में से आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताओगे। और ओवरऑल 40 क्वेश्चन हो गए आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, 10 क्वेश्चन हो गए कंप्यूटर के, तो आउट ऑफ 50 आपका स्कोर कितना रहा ये भी कंप्यूटर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आज की क्लास कैसी लगी है, अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर भी करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। पढ़ते रहिए, आप लोग गोल पर फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।